हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सीएसआई नेट फिजिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जून 2011 और दिसंबर 2011 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें हम लोग 1D पोटेंशियल्स का टॉपिक को डिस्कस करेंगे, स्टेप पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कुछ इस तरह है। द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय साई दे दिया गया है। हमारे पास वेव फंक्शन है इस और वेयर फाई नॉट एंड फाई वन आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन विथ एनर्जीज E0 एंड E1 corresponding to the ground state and first excited state respectively. The expectation value of the Hamiltonian in the state psi is, तो इस स्टेट में हमें हैमिल्टोनियन निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन निकालना है। ठीक है, जो जहाँ पे कि E0 जो है हमारा वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और E1 जो है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जून 2011 में पूछा गया है गिवन दैट केट साई इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कंडीशन तो हम जानते हैं इज इक्वल टू 1 होता है। तो a² / 2 प्लस a² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमें कितना मिल गया, a इज इक्वल टू √2/3। सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल क्या हो गया, a का वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। केट साई इज इक्वल टू 1/√3 केट फाई नॉट प्लस आई √2/3 केट phi 1। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन इन स्टेट साई इज, तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि हैमिल्टोनियन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। तो इस तरह का उसका इक्वेशन आता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट दिया गया है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया गया है, तो हम उसी दोनों का निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा पी नॉट इंटू ई नॉट प्लस P1 इंटू E1। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी नॉट हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया है वीडियोस में कि ये हम लोग कैसे निकालते, पूरा प्रोसेस से बताया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ C0² E0 प्लस C1² E1। ठीक है, ये मॉड होगा। तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, फिर E0 लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो आप देखिए कि ये वैल्यू जो हमें मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H हमें मिल रहा है E0 प्लस 2E1/3। तो ये जो डी ऑप्शन है हमारा वो उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Consider a particle in a one-dimensional potential that satisfy V of x is equal to minus V of x। तो ये किस चीज़ का कंडीशन है, ये हमारा सिमेट्रिक पोटेंशियल का कंडीशन है। और एक पार्टिकल है वन डायमेंशनल में पोटेंशियल में, जिसका पोटेंशियल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेट केट साई नॉट एंड केट साई वन डिनोट द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रेस्पेक्टिवली, एंड लेट केट साई इज इक्वल टू अल्फा नॉट ket psi naught plus alpha 1 ket psi 1 be a normalized state with alpha naught and alpha 1 being real constant। ठीक है, तो ये दोनों हमारा रियल कांस्टेंट है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू x of the position operator x in the state psi is given by, तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सब हमारा ऑप्शन दे दिया गया। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे हमें पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, गिवन दैट केट साई इज इक्वल टू अल्फा नॉट केट साई नॉट प्लस अल्फा 1 केट साई 1। तो ये चीज़ हमें दे दिया गया है और हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे देखिए अगेन गिवन दैट केट साई बी ए नॉर्मलाइज्ड स्टेट एंड साई नॉट एंड साई 1 आर रियल कॉन्स्टेंट। तो रियल कॉन्स्टेंट है, उसके बाद ये क्वान्टिटी जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, सिर्फ ये लिखा जाएगा। उसके बाद अब देखिए ब्रेड नोटेशन में ये केट को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग केट नोटेशन में लिखेंगे, उसके बाद उसको सिग्निफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या क्वांटिटी आया, हमारा कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, एज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ माइनस एक्स। तो हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि हमारा पोटेंशियल जो है वो सिमेट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, now for a particle moving under a symmetric potential, the wave function will have definite parity, that is either even or odd. Therefore, the first and the second term will be 0 as corresponding integral will be odd in nature। ठीक है, तो odd in nature होने के कारण हमारा क्योंकि symmetric potential है तो वो definite parity शो करेगा, या तो either even या odd।
जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है 1D इन्फिनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में, जब मैंने बताया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा डेफिनेट पैरिटी का वेव फंक्शन आ रहा था इवन और ऑड। तो उसमें मैंने बताया था कि ऑड नेचर का जो भी वेव फंक्शन होगा उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये फर्स्ट क्वांटिटी और ये सेकेंड, ये दोनों हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये पूरा बच गया हमारे पास। तो इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का क्वांटिटी आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी है। या आप देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सीखिएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, लेट ket 0 and ket 1 denote the normalized eigenstate corresponding to the ground and first excited state of a one-dimensional harmonic oscillator. The uncertainty delta p in the state this one is, तो हमें क्या निकालना है, uncertainty in position। तो हमें यहाँ पे निकालना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कंडीशन दिया गया है कि एक पार्टिकल जो है वो हमारा इसके में है। तो यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शन है। अब चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो दिसंबर 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ पे गिवन दैट है केट साई इज इक्वल टू 1/√2 इन ब्रैकेट केट 0 प्लस केट 1। तो ये हमारा वेव फंक्शन दे दिया गया है और हमें बोला जा रहा है कि ये जो मोमेंटम का अनसर्टेनिटी है वो निकालना है। नाउ सिंस वी नो दैट, अगर हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर का बात करते हैं तो उस हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पोजिशन ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, पी ऑपरेटर इज इक्वल टू आई अंडर रूट एम ओमेगा एच कट अपॉन 2, और ये हमारा था रेजिंग ऑपरेटर और ये था हमारा लोअरिंग ऑपरेटर ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते थे अपना मोमेंटम को। तो हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इस कुछ इस तरह होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ये क्वांटिटी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ये निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा और ये जो ऑपरेटर है रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर जो है उस पे हमारा ब्रे और केट अप्लाई हो जाएगा। नाउ सिंस वी नो दैट वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सिमेट्रिक पोटेंशियल v of minus x is equal to v of x has a definite parity, that is it will be either even or odd parity। तो ये हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑड ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑपरेटर है हमारा p जो हम निकाल रहे थे, मोमेंटम जो निकाल रहे थे वो हमारा 0 हो जाएगा। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन दे दिया गया है वो रियल है। तो रियल वेव फंक्शन का जो हम पोजिशन मोमेंटम ऑपरेटर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास बचा सिर्फ ये क्वांटिटी हमें निकालना है क्योंकि ये तो 0 हो गया है। ठीक है, तो पी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा ए डैगर माइनस ए का। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करने के बाद आई स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा, उसके बाद एम ओमेगा एच कट अपॉन 2 और ये क्वांटिटी हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला से ये क्वांटिटी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ए डैगर स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। हियर ए डैगर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज 0 बिकॉज व्हेन डॉट प्रोडक्ट इज टेकन दे विल प्रोड्यूस 0। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा पी स्क्वायर कितना बचा, पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम ओमेगा एच कट अपॉन 2 इन ब्रैकेट माइनस ए इंटू ए डैगर माइनस ए डैगर इंटू ए। तो माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस हो जाएगा और कुछ इस तरह का हमें मिल जाएगा। अब आप एक चीज़ याद रखिए, एक इसको मैं याद दिला दूँ, ये मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले लेक्चर में पढ़ाया है कि जब हम लोअरिंग ऑपरेटर को किसी भी स्टेट पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ एन मान लेते हैं कि कोई हमारा स्टेट है, यहाँ पे हमारा साई भी हो सकता है, लेकिन अगर ये लोअरिंग ऑपरेटर जो है इसको हम लोग एन पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा एक स्टेट कम कर देता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक लोअरिंग ऑपरेटर है, एक लोअर कर देता है, एक स्टेट कम कर देता है। उसी तरह
जब रेजिंग ऑपरेटर को हम किसी भी स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो वो एक स्टेट हमारा बढ़ा देता है, n+1 हो जाता है वो स्टेट, ठीक है। और कुछ आइगन वैल्यू हमें कुछ इस तरह का मिलता है, और लोअरिंग ऑपरेटर में भी आइगन वैल्यू हमें कुछ इस तरह का मिलता है। तो अब देखिए, इस पूरे का अगर हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा, ये ब्रेड नोटेशन में आ जाएगा, और ये ऑपरेटर जो है, ये ऑपरेटर हमारा डेगर हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये डुअल स्पेस का है। उसी तरह जब हम रेजिंग ऑपरेटर का लेंगे तो ये जो है वो हमारा ब्रेड नोटेशन में आ जाएगा, और ये जो डैगर था यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो डैगर हट जाएगा और ये कुछ इस तरह आ जाएगा। तो इसका बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास केट साई है जिसका वैल्यू कुछ इस तरह है। तो हम लोग पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे थे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेड नोटेशन में हम लोग पहले साई को लिखेंगे, फिर केट नोटेशन में साई को लिखेंगे, और इसके ये वैल्यूज हमें निकालना है। तो इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वो हम कर देंगे। उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह का हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो क्वांटिटी है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के से हम जानते हैं कि अगर ये ज़ीरो स्टेट में है और ये वन स्टेट में है तो हमारा ये प्रोडक्ट जो होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का वो ज़ीरो हो जाता है। जैसा कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोगों ने देखा था कि वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहा था, तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन भी वो सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये हमारा क्वांटिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये क्वांटिटी 1 2 और ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो इस चारों को हम लोग लिख देंगे। अब देखिए हमारा ये वाला जो इक्वेशन है वो यहाँ अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ज़ीरो और ऑपरेटर ए है, ठीक है। तो ज़ीरो और ऑपरेटर ए कौन सा अप्लाई हो जाएगा, हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा ज़ीरो है और ये ए ऑपरेटर है। देखिए कुछ इसी तरह का है, अगर आप इतना का ले रहे हैं, सिर्फ इतना का, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ये आप रहने दीजिए। उसके बाद इतना का सिर्फ आप देखिए, ये जो क्वांटिटी है ये कुछ इस तरह से टैली कर रहा है, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, 0+1, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, 0+1, तो ये हमारा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, फिर इसको देखना है, ठीक है, ए डैगर और जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं केट ज़ीरो पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए ए डैगर है जो कि केट ज़ीरो पे ऑपरेट हो रहा है, तो उसका क्या क्वांटिटी है, इसका ऐसे है, ठीक है, आइगन वैल्यू इतना है और आइगन स्टेट इतना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको लिखिए जो क्वांटिटी आएगा, फिर इसको लिखिए, तो फिर 0 0 वही आने वाला है। बस यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए मैंने दोनों का वैल्यूज एक साथ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आप, ज़ीरो और ए डैगर है, ठीक है। तो ब्रे ज़ीरो है और ए डैगर है, तो कुछ हमारा इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, और 0 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो है तो ये पूरा ही क्वांटिटी हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है, सब ज़ीरो हो गया। तो इसको आप रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको देखिए, ये हमारा जो है वो ए है और ये 1 है, ठीक है। तो 1 और ए को देखिए कुछ किससे मैच करेगा, हमारा इससे मैच करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, n के जगह पे 1 लिखेंगे, उसके बाद 1+1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम इस सारा क्वांटिटी को पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या क्या वैल्यूज आ रहा है। तो सारे को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, जो है mh/4, और ये है हमारा √1। ये जो फर्स्ट क्वांटिटी था ये वही है, और दूसरा वाला तो हमारा ज़ीरो हो गया था, और तीसरा है, और ये चौथा है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉलो करेगा, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का कंडीशन है ये, तो ये फॉलो करेगा। उसके बाद 0 0 भी हमारा 1 होगा, और 2 2 भी हमारा 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 + 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें कितना मिला, mh/ω, ठीक है। तो हमें ये क्वांटिटी मिल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम।
तो पिछले में हम लोगों ने निकाला था कि इसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जो रियल वेव फंक्शन का होता है वो ज़ीरो हो जाता है, या फिर सिमेट्रिक पोटेंशियल जो फॉलो करता है उसका भी ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्वांटिटी बस बच गया, हमने जो निकाला है एम एच कट ओमेगा यहाँ पे हम लोग रख देंगे। बस निकल के आ गया हमारा, ये है हमारा मोमेंटम का अनसर्टेनिटी, और हमारा ये ऑप्शन जो था वो सी था, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए ये सी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारा पार्ट सी में पूछा गया है, जो कि सी एस आई दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय केट साइज 0 इज इक्वल टू 1/√2 ket u1 plus ket u2, where ket u1 and ket u2 are the normalized eigenstate with eigenvalue e1 and e2 respectively, where e2 is greater than e1. The shortest time after which psi t ket psi t will become orthogonal to ket psi 0 is, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है shortest time। ठीक है, तो t निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि हमारा 0 पे दिया गया है और हमें t पे निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो ये हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसे। नाउ गिवन दैट गेट साइज 0 इज इक्वल टू, हमें ये दे दिया गया है विद द हेल्प ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया है अपने लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वाला वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो साई ऑफ टी केट साई टी हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/√2 इन ब्रैकेट केट u1 e to the power minus I e1 t by h cut plus ket u2 e to the power minus I e2 t by h cut। ये ऐसा e1 हमारा जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स है और e2 जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। एज गिवन केट साई t इज ऑर्थोगोनल टू केट साई 0। तो इसका कंडीशन कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह हमारा कंडीशन हो जाएगा, जो ऑर्थोगोनल कंडीशन हम जानते हैं। तो इसका वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दोनों वैल्यू हमारा निकल चुका है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन करके कि हमें t का वैल्यू चाहिए। तो हम देखते हैं इसका वैल्यूज कैसे आ रहा है। तो जब आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, जिसमें कि बाकी जो हमारा ऑर्थोगोनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये क्वांटिटी हमारा 1 हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, 1/2 अंडर ब्रैकेट e टू द पावर माइनस आई e1 t बाई एच कट प्लस e टू द पावर माइनस आई e2 t बाई एच कट इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आ गया है। अब आप देखिए इसको अगर हम ऊपर लाएंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, e टू द पावर आई टी बाई एच कट e2 माइनस e1 इज इक्वल टू -1। तो अब आप जानते हैं ये लाइन नहीं होगा यहाँ पे। तो अब आप जानते हैं e टू द पावर आई थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो e टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो आप देखिए ये कुछ इस तरह का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे e टू द पावर आई e2 माइनस e1 बाई एच कट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे t भी होगा इज इक्वल टू कॉस e2 माइनस e1 t बाई एच कट प्लस आई साइन e2 माइनस e1 डिवाइडेड बाई एच कट इंटू टी। ठीक है, तो इस तरह का आप लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई है तो ये इसको हम लोग नहीं करेंगे, इसको और इसको हम लोग मतलब इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए कुछ इस तरह का हमें मिल जाएगा। उसके बाद कॉस को हम लोग ले जाएंगे इधर, तो यहाँ पे था हमारा कॉस e2 माइनस e1 डिवाइडेड बाई एच कट इंटू टी इज इक्वल टू -1। तो कॉस इधर जाने के बाद कॉस इनवर्स हो जाएगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू होता है पाई। ठीक है, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, और e2 माइनस e1 का वैल्यू ऐसे ही रहेगा, और t का वैल्यू हमें चाहिए, तो t इज इक्वल टू पाई एच कट डिवाइडेड बाई e2 माइनस e1। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स -1 है, तो ये वैल्यू पाई हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो है हमारा वो बी इक्वेशन, बी जो हमारा ऑप्शन है उससे टैली कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे बी इक्वेशन ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो गाइज ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोटबुक में एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट सी के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।